तो एसी बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम एक ऐसा चिन्ह बनाएंगे, उधर बनाते थे अपन ऐसा चिन्ह, याद होगा आपको, राइट। इस चिन्ह को बना के हम इसका ईएमएफ ही लिख देते थे, राइट। यहाँ पे इसका चिन्ह हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आई क्या बात? मतलब कि साइनसोइडली वेरिंग ईएमएफ का सोर्स है। कैसे आया होगा ये सोर्स, आपको जानना हो तो बड़ा आसान है। कोई भी यदि हम ऐसा लूप ले लें, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और ऐसे घुमाएं ओमेगा से, तो इसके थ्रू फ्लक्स जो वेरिंग होगा, देख लीजिए आप, बी ए कॉस ओमेगा टी, यही होगा फ्लक्स। अब यहाँ फ्लक्स सोचना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ मोशन ये सोचे में पागल हो जाएंगे। अरे मैंने आपको रोटेशन पढ़ाया था ना, ये में रोटेशन होता था क्या, पर मैंने आपको ऐसा इन द प्लेन पढ़ाया था, ओमेगा वेक्टर वाज पैरेलल, यहाँ पे ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये प्रेजेंटली जो एसी जनरेटर होते हैं ऐसे के ऐसे ही होते हैं, एग्जैक्टली यही होते हैं। बस फॉर मैकेनिकल स्टेबिलिटी यू वुड नीड 3 आर्म्स, पंखे 120 डिग्री पे, ताकि मैकेनिकली सेंटर ऑफ मास सेंटर पे एक्सिस पे लाई करे। तो जनरेटर होते हैं उसमें भी 3 आर्म्स होती है, इसीलिए 3 फेज करंट होता है। और जो फिजिकल 120 डिग्री का एंगल का अंतर है वो मैथमेटिकली इक्वेशंस में चला जाता है। जो 3 ईएमएफ आएंगे ना 3 आर्म के, वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होंगे। ऑब्वियसली बात है ना, अगली आर्म लिखोगे तो बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस 120 लिखोगे और एक में माइनस 120 लिखोगे, नहीं चमका। तो ये जो फिजिकल अंतर है वो मैथमेटिकली उसमें मिल जाता है। एग्जैक्ट 120 डिग्री पे होना चाहिए तो सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा। 3 फेज करंट सुनाओ किसी ने, हैं? खेत वेत में किसी के खेत वेत हो, गांव में किसी के नहीं? ओके। तो उधर वो 3 फेज मोटर वोटर लगाते हैं, तो 3 फेज करंट होता है, 3 फेज मोटर होती है, तो वो इसी आइडिया पे बेस्ड होती है, जो तीनों फेज को एक साथ यूज कर सके। कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि आपकी लाइट गई, पड़ोसी की नहीं गई, या सामने वाले की गई, आपकी नहीं गई, आपकी चली गई, या ऐसा कुछ? दैट इज बिकॉज एक फेज उड़ जाता है कभी कभी। तो मान लीजिए आपको, मतलब वो क्या, ट्रांसफार्मर से 3 फेज निकलते हैं, एक फेज इस घर में देते, एक फेज घर में देते हैं, एक फेज इस घर में देते हैं। तो यदि एक फेज में कुछ फॉल्ट आ जाता है तो उसी का उठता है, बाकी को आता है। खैर बढ़िया। एक रेजिस्टेंस है आर, कितना करंट आ रहा होगा इसमें, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, ठीक है। इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जी एक रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें करंट कितना आ रहा होगा, वी नॉट साइन, सॉरी मैं वही तो चीज दोबारा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी प्लीज। यदि इसमें करंट इतना है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा होगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। यदि वोल्टेज ड्रॉप ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट यह आ रहा है, और करंट ये है तो वोल्टेज ड्रॉप इतना आ रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वर्ड वी आर यूजिंग इज ड्रॉप, प्लीज रिमेंबर। लेट्स ट्राई सेम थिंग फॉर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, Q बाय C वुड बी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, कोई डाउट? डिफरेंशिएट कर दीजिए, I आ जाएगा, जिसको हम किसी रीजन से ऐसे लिख रहे हैं,
इसको देखने की बजाय लिख लें जल्दी जल्दी, मत देखिए, उसमें देखने का कुछ नहीं होता फिजिक्स, देख के समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। अरे कॉस ओमेगा टी लिखा भाई। तो यहां पे जो भाषा हमें पसंद है, एसी में जिस भाषा में बात होगी, जरा उस भाषा पे आ जाए। इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ जैसा फ्रेम करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं हम लोग? ओम्स लॉ जैसा फ्रेम करना चाह रहे हैं। उसका क्या मतलब है ओम्स लॉ जैसा फ्रेम करना चाह रहे हैं? कि हम लोग आई आर की फॉर्म चाहते हैं, वी बाय आर की फॉर्म चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहां पे जो देखेंगे वो क्या, कि फेस सेम नहीं आ रहा। मतलब कि Q का जब मैक्सिमा होगा तभी E का मैक्सिमा होगा, और Q का मैक्सिमा कब होगा? जब I 0 होगा। तो हो गया नहीं हो गया पाई बाय 2 का फेज का लफड़ा। तो हम क्या कहते हैं? करंट फेज में पोटेंशियल से पाई बाय 2 आगे। कैपेसिटर में करंट फेज में उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उससे फेज में पाई बाय 2 आगे, विच इज वेरी लॉजिकल, राइट। बढ़े आगे। रिएक्टेंस क्लियर है? हाँ जी प्रथम, दिमाग यूज करके। यदि करंट पोटेंशियल का फेज ई नॉट साइन ओमेगा टी करंट का आगे आ रहा है, करंट गिवन है तो पोटेंशियल का पीछे कर दो ताकि करंट अभी भी आगे रहे पाई बाय 2। नहीं तो इंटीग्रेट कर लो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो, ज़्यादा सोच नहीं पा रहे तो इंटीग्रेट कर लो उसको, क्यू बाय सी लिखो, डी क्यू बाय डी टी लिखो, करो इंटीग्रेट, करो टाइम पास। भाई यदि वोल्टेज करंट से आगे है, नहीं पीछे है, तो करंट दे रखा है तो वोल्टेज का फेज पाई बाय 2 पीछे हो जाए। कोई तकलीफ किसी को यहां तक? बढ़ू मैं आगे। ऑलराइट, इसी तरह से इंडक्टर, यदि मुझे किसी ने दे रखा है VL इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो IL होगा वी नॉट बाय साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब तो मैं कैलकुलस भी यूज नहीं कर रहा, जिसको करना है कर लेना, रट्टा मार लो, राइट। रिवर्स कोई दे दे मुझे, उल्टा ही है बस वहां से, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो VL वुड बी इक्वल टू आई नॉट XL साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कैपेसिटर से उल्टी स्टोरी है, और XL की वैल्यू इज एक्चुअली ओमेगा L। कैसे निकलेगा? L डी बाय डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखो, फिर करो उसको उधर ले जाके इंटीग्रेट, फिर आएगा एक दिन। या फिर सीधे कर। तो भाई सिंपल सी बात है, इंडक्टर है, इसके अंदर करंट फेज में पीछे होगा, आप इंडिकेट करके देखेंगे आ जाएगा। इस देर में तो कुछ बच्चों ने करके देख भी लिया होगा, राइट, जिस देर में सोचने में लगा दिया मूर्ख इंसान, राइट। और उसमें दिख जाएगा XL की वैल्यू क्या आ रही है। तो बस इतना से याद रखना, कैपेसिटर में करंट फेज में आगे होता है, इतना याद रख लेंगे, इस लाइन में सब आ जाएगा। कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो वोल्टेज कैपेसिटर में पीछे हो जाएगा, और इंडक्टर में उससे उल्टा, तो उसमें क्या होगा? करंट फेज में पीछे हो जाएगा और वोल्टेज आगे हो जाएगा करंट से फेज में। बस यही चीज है, इस बेसिस पे अपन पूरा ये काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? कुछ बोलना है किसी को यहाँ तक? ऑलराइट, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो होंगी वो V इज इक्वल टू IL को फॉलो नहीं कर रही होंगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में एक साइन का फंक्शन भी है साथ में। उसमें फेज डिफरेंस नहीं है रेजिस्टेंस में, इसलिए जब वोल्टेज हाईएस्ट तब उसी के अकॉर्डिंग करंट हाईएस्ट आता है। यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे हो सकता है अपन उधर 5 वोल्ट लगा के बैठे, 0 से 5 तक वेरी कर रहा है 5 वोल्ट, और इधर करंट की वैल्यू 0 आ रही, और उधर 0 वोल्ट लगा के बैठे और इधर करंट की वैल्यू 10 एम्पियर आ रही उस मोमेंट पे, ठीक है? इज दिस ओके?
हालांकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात सिर्फ कोचिंग में की जाती है, फिजिक्स में तो कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात फिजिक्स में? एनी गेसेस? कोचिंग वाले करते हैं, फिजिक्स वाले नहीं करते। अपन इतना जनरल आंसर दो कि हमेशा सही हो, राइट? लाइक अ डॉक्टर जो बोलता मरीज को क्या हुआ, साहब बीमार है। हाँ जी, एग्जैक्टली। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट? नहीं, टाइम लगता है रिस्पॉन्स देने में, राइट? एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था मेजरिंग के लिए, दैट इज हॉट वायर गैल्वेनोमीटर या मीटर, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पढ़ के आना है, प्लस ट्रांसफार्मर भी पढ़ के आना है एनसीईआरटी से। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से हीट पे बेस्ड, तो ऑब्वियसली हीट पे बेस्ड है तो कोई चांस ही नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहे होंगे। ट्रांसफार्मर और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर पढ़ के आना है, ठीक है? ठीक है ना? मतलब इधर 5 वोल्ट आ रहा है वैल्यू, और उस समय नाप सके, नाप तो सकते ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं। मुझे गैल्वेनोमीटर को टाइम लगता है, पता है ना बात सबको, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एसी। बेसिक प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करना चाहते हैं वो है ये। करंट कितना होगा, गॉट इट? तो इसका सॉल्यूशन वुड बी समथिंग लाइक दिस, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी ली होगी आप लोगों ने, कर दो सॉल्व इसको। इरोडो होगी आप लोगों के पास, उसका आंसर्स खोलिए और 4.118 का आंसर देखिए। कर सकते हैं ना? 118 देखा आपने आंसर? ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है, देख लिया सबने? और उसमें तो सिर्फ सी है, सी नहीं है अभी तो, है ना? देखा सबने? दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है? लेकिन स्टडी स्टेट की बात करें, अब वो स्टडी स्टेट का मतलब वो रड्डा मार के बैठ जाएंगे कि स्टडी स्टेट मतलब कि इंडक्टर को तो मान लो जी, कनेक्टिंग वायर कैपेसिटर को मान लो ओपन सर्किट, तो यदि अपन इसके अंदर टी को इन्फिनिटी करें तो क्या फंक्शन बच रहा है? समझ में आई क्या बात? पक्का? वैसे तो कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा बहुत ज्यादा ही जो ऐसे देगा लिख के कि स्टडी स्टेट में बताइए सॉल्यूशन। कोई नहीं देता, जेई में भी नहीं आता। बोलते भाई बताओ करंट कितना है, तो अपन मान लेते हैं कि स्टडी स्टेट ही पूछ रहा होगा, क्योंकि दूसरा तो अपनी वैसी औकात के बाहर है। समझ में आई क्या मेरी बात? तो हम ये कह रहे हैं जी इसका सॉल्यूशन ये होगा। समझे कि नहीं समझे? हम क्या बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। कब है ये? एक्चुअली स्टडी स्टेट में। पर सामने वाला नहीं भी बोले तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना आप तो फिर भी नहीं पाओगे। वो कहने को इन्फिनिटी लिखा हुआ है टाइम पर, आपको ही पता है एल बाय आर की औकात कितनी होती है। ठीक है? तो स्टडी स्टेट लिखें तो भी यही आंसर देना, ना लिखें तब भी आंसर देना, क्योंकि वो मैथ्स ही सिलेबस में नहीं है। कोई डाउट किसी को? इस ऊपर वाली इक्वेशन का ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, वोल्टेज अक्रॉस सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, राइट? तो सोर्स का हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इफ दिस इज द करंट देन व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर?
राइट. व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर? क्या होता है? करंट से फेज वोल्टेज का आगे. व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर? कैपेसिटर में करंट आगे होता है, हेंस वोल्टेज पीछे होता है. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. विल लुक. ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, कंपाउंड एंगल की शीट वीट लगाई होगी, S2 वगैरह खूब जबरदस्त है. हाँ तो कर लो इसको सॉल्व. सी आपने कैलकुलस पढ़ी, वो काम नहीं आई. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, वो भी काम नहीं आई. मच बेटर सॉल्यूशन किसने बताया इसका? फिजिक्स वालों ने. क्या बोलते हो जितेश? बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? वेरी गुड. फेजर पढ़ा हुआ है सब लोगों ने? चित्र बनाने आते हैं? याद है? ये देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम ही है. ठीक है. जिसका रिजल्टेंट जो है वो ये आना है, E0 साइन ओमेगा टी. शुरू करूं बनाना? कुछ कहना हो किसी को? नहीं? तो ये मेरा फाइनल आंसर आना है E0. राइट. करंट I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो एक वेक्टर बना दूंगा मैं फाई एंगल पे. जिसकी लेंथ होगी I0 R. I0 R क्यों बनाया मैंने? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट के फेज में ही आ रहा है. ये देखिए. राइट. तो करंट का जो फेज है इस सर्किट में वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का भी फेज है. कोई कंफ्यूजन यहां तक? थोड़ा सा भी बढ़ू मैं आगे. और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इससे π/2 फेज में आगे बनेगा, जिसका लेंथ होगा वेक्टर का I0 XL. बनाते जाइए, देखिए मत. रेहान, इन बीमारी मत पालो भाई देखने की, है ना. पेन चलाओ. अपने को जो डेफिनेटली मिला है उसी का यूज करें. नहीं है ना. ये I0 XC, इन तीनों वेक्टर्स का सम रेड में जो है, रेड नहीं पीच कलर, वाइट में जो है उसका सम ये पर्पल वाला वेक्टर आ रहा है. राइट. ऐसे बन जाएगा ये. मस्त राइट ट्रायंगल मिल गया. राइट. बस इतनी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है हमें. बढ़ो आगे. तो tan phi बड़ी आसानी से दिख रहा होगा सबको. दो ही अननोन थे हमारे प्रॉब्लम में, I0 और phi. tan phi दिख रहा होगा सबको. कितना हो गया? XC माइनस XL बटे R. और वेरी इंपॉर्टेंट, E0 would be equal to I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर. ऐसा ही कुछ आएगा. ऐसा कुछ आएगा. इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज दिस. इम्पीडेंस है ना. अर्जुन ने इम्पीडेंस क्या होता है सुना है क्या कभी जीवन में? नहीं. सी ठीक है. कोई तकलीफ यहां तक? ये सारा डिस्कशन जो हमने किया है इसमें हम पीक वैल्यू की बात करेंगे I0 जो, या I0 XL I0 R इन सब चीज़ों की, और फिर फेज की बात करेंगे. ठीक है. अब इसमें एक ध्यान देने लायक बात है.
इसमें tan phi तब पॉजिटिव आएगा जब XC XL से बड़ा हो, राइट? तो आप देख रहे हैं कि XC XL से बड़ा है तो करंट फेज में आगे आ रहा है। कैपेसिटर में करंट आगे ही होता था, पूरा π/2 आगे नहीं आ पा रहा क्योंकि रेजिस्टेंस भी है साथ में, लेकिन हाफ फेज में आगे ही रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्रीड एवरीवन? नहीं यही बात समझ में? अरे आ गई कि नहीं आ गई? पक्का ना? ठीक है, बढ़ू मैं आगे। इम्पीडेंस, ठीक है? तो मैं चाहता हूं आप लोग एक चित्र बनाएं और उस चित्र में क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब एक्सेल एक्सी से बड़ा होता तो भी एक फेजर डायग्राम बनता। बनाइए। देखिए करंट फेज में पीछे होगा तो I0R पीछे चला जाएगा, लेकिन I0XC इससे आगे ही रहेगा करंट के फेज से, और ये I0XL बनेगा और ये बड़ा होगा। कुछ गड़बड़ बना दिया मैंने, एक मिनट, एक्सेल आगे हो, वोल्टेज आगे होता है। तो इनका जब वेक्टर सम करेंगे अपन, किसी का बना था क्या सेम? दे लोग बना पाए सेम फेजर? वेरी पुअर अटेम्प्ट। मिस्टेक समझ में आई जो आप लोग कर रहे थे कि नहीं आई? हाँ पक्का? चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा लेते हैं फेजर की आपको। इस करंट का फेजर चाहिए जो सोर्स सप्लाई कर रहा होगा। E0 sin ओमेगा टी है सोर्स, करंट का फेजर चाहिए। हाँ जी, बन गया फेजर? ऑलराइट, हियर वी गो। भाई इस कैपेसिटर में कुछ करंट जाएगा IC, इसमें करंट जाएगा IR। कोई तकलीफ यहां तक समझने में? अवर I वुड बी इक्वल टू जो IC प्लस IR, राइट? क्या मैं IC बता सकता हूँ इंडिपेंडेंटली? क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पता है मुझे, तो IC कितना लिख दूंगा मैं? E0 बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। IR बता सकता हूँ इंडिपेंडेंटली? बिल्कुल यही होगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो ये क्वांटिटी हमारा I होगा, तो मैं बता नहीं सकता I कितना होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो फर्स्ट क्लास बता सकता हूँ। ये हो गया मेरा E0 बटे R सेम फेज में, और ये हो गया मेरा E0 बाय XC, और इन दोनों का सम जो कि फाई एंगल पे होगा, दैट इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और I0 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इट वुड बी I0 बाय XC का स्क्वायर प्लस E0 राइट। इससे हम इम्पीडेंस का उल्टा भी निकाल सकते हैं, एडमिटेंस। ठीक है, बट रटिएगा मत, पैरेलल सिलेबस में नहीं है। जेई वालों ने एक बार ऐसे ही बहुत सिंपल सवाल दे दिया था, लोग उसके चक्कर में बहुत डीप में पढ़ने लग गए, इसको कोई मतलब नहीं। अरे उसको मैं E0 बाय I0 करूंगा या उसको I0 बाय E0 लिख दूंगा तो जो इधर बचेगा समान। लिख लिया सबने यहाँ तक? नंदू के अलावा बाकी ने तो लिख लिया। तो ये हो गया ना 1/z टाइप्स की चीज, तो इसको एडमिटेंस बोल देते लोग। बढ़ू? ओके। तो अगेन कई लोग इमोशनल हो जाएंगे कि सर रेडियो समझा रहे हैं। नहीं, मैं रेडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है ना।
तो लोग जो है फिर दिल पे ले लेंगे कि सर रेडियो में तो ऐसे होता है वैसे होता है, उतना नहीं जाना अपन, दिल पे मत लीजिएगा, बस इतना सा कहना, ठीक है। तो जो आपके पास फॉर्मूले लिखा हुआ है z का, उसको एक बार दोबारा लिख लें। राइट, लिखा, ओमेगा के टर्म्स में लिखें, एक्सएल एक्सी की जगह ओमेगा वाली टर्म लिखें, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, लिखा। ऑलराइट, ओमेगा बहुत बड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा z, ओमेगा बहुत बड़ा हो गया तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, ओमेगा बहुत छोटा होगा तो भी इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सबसे कम वैल्यू कब आ रही होगी z की, यदि अलग अलग ओमेगा अवेलेबल है तो 1/, पक्का। तो यदि अपन करंट का फेजर बना है, सॉरी ग्राफ बना है विद ओमेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है कि नहीं। यहां पे सबसे बड़ा करंट आएगा ओमेगा नॉट पे, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू बहुत सबसे ज्यादा आ रही है, एग्रीड और नॉट। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जहां पे करंट जिस ओमेगा पे मैक्सिमम आ जाता है। ओके, तो जो रेडियो होता है वो काम कैसे करता है, फंडामेंटल अप्रोच, जो उसका एंटीना होता है उसको भांति भांति की फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स मिलती है। शायद आपने सुना हो 92 पॉइंट समथिंग, 95 पॉइंट समथिंग, क्या है वो फ्रीक्वेंसी, तो वो सारी उसमें जाती है एंटीना के थ्रू सर्किट में। समझ में आ रही बात। अपन जब सेट करते हैं चैनल तो अपन एक फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बना देते हैं कैपेसिटेंस चेंज करके जनरली। समझ में आएगा मेरी बात। तो उसका जो करंट होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेशन जो हमको सुनना है, उसका करंट बाकियों से ज़्यादा होगा एम्पलीफाई, क्योंकि उसको इम्पीडेंस कम ऑफर हो रहा है। एंड इफ वी कंटिन्यू मल्टीपल टाइम समथिंग तो चैनल बढ़िया सुनाई देगा, बाकी चैनल सुनाई नहीं देगी। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे रेडियो बनाना है, तो ये पिंक वाला ग्राफ वाला रेडियो अच्छा है या पीच कलर वाला रेडियो ज़्यादा अच्छा है, और क्यों? कौन सा रेडियो बेटर काम करेगा? तो सुनाई साफ साफ देखा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, कि कितने क्वालिटी से वो बेटर है। इसकी डेरिवेशन एनसीईआरटी में कॉपी करके लानी है। ये सब सीरीज एलसीआर के लिए बात करेंगे। तो यदि अपन से कोई पूछे कि कितनी पावर सप्लाई कर रहा है सोर्स, तो इट वुड बी ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। प्लस इसलिए लिखते हैं कि भाई ठीक है पॉजिटिव में चलने दो, अपने आप नेगेटिव होगा तो अपन संभाल ही लेंगे, ठीक है। यही पावर सप्लाई करना होगा इंस्टेंटेनियस, पर इंस्टेंटेनियस पावर अपने काम की होती नहीं, अपने काम की होगी एवरेज, राइट। तो पी एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट, पी इंस्टेंटेनियस को और टाइम पीरियड से डिवाइड। टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/ओमेगा, राइट, 0 से टाउ। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, साइन 2 साइन है, साइन भी कुछ होता होगा, कर लो उसको सॉल्व। तो फाइनली जो आंसर आता है वो लिख देता हूँ मैं, तो जो मैंने रट्टा मार रखा ये बचेगा, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन में आपको क्या सिखा लूँगा।
लिखा सबने? बढ़े आगे? ओके, ठीक है। इस क्वांटिटी का नाम है पावर फैक्टर। कॉस फाई को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर फैक्टर। आपको याद दिला दे कॉस फाई क्या होगा, वो राइट ट्रायंगल वापस जाके देख सकते हैं, तो आपको कॉस फाई पता पड़ जाएगा कितना हो रहा होगा। कितना हो रहा है? आर अपॉन सेट। राइट, आर अपॉन सेट। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये भी एक रिजल्ट है। दिया कॉस फाई का वैल्यू इधर पुट कर दे तो ये बन जाता है ई नॉट बटे जेड इंटू आई नॉट इंटू आर बटे 2। इज दिस ओके? विच बिकम्स असेंशियली, कुछ रीजन है कि हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, इंटू आर। ठीक है, ये तो बन जाएगा। आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर। नहीं बना क्या? ई नॉट बाय जेड कितना होगा? आई नॉट। अरे देखो भाई, उधर फॉर्मूले लिखे यार हैं। हाँ, जेड निकाला इससे था। देख लो यार, पीछे नोट्स में ही है तुम्हारे यार, देखा? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो रोक दो भाई। ओके, लास्ट पार्ट। ये बाय रूट 2 वाला चीज क्यों काम का है? ओके, बिकॉज इन सब जगहों पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, रूट मीन स्क्वायर। ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी कि हमारे को जो घरों में बताते हैं 220 वोल्ट आता है, तो 220 पीक वैल्यू नहीं आता, आरएमएस वैल्यू आता है। पीक वैल्यू, ओरिजिनल वर्ड मतलब वो नकली है। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है। रूट मीन स्क्वायर होगा रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। यही होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई नॉट बाय। वोल्टेज के लिए भी सेम ही है लफड़ा, तो कोई दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसी को लिखने का एक तरीका और है, यहां लिख देता हूं, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। राइट, इनफैक्ट यदि आप देखेंगे तो जो अपने फॉर्मूले हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। आरएमएस की टर्म्स में देखें तो वैसे ही दिखते हैं जैसे डीसी में थे, नहीं? बस इसमें कॉस फाई एक्स्ट्रा आता है, पावर फैक्टर। सो लास्ट पार्ट है छोटा सा, जो अपना एलसीआर सर्किट है उसमें एल और सी नेट एनर्जी कुछ खर्च करते नहीं है, राइट? सिर्फ रेजिस्टर ही है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, भाई कैपेसिटर इंडक्टर तो लेते हैं वापस कर देते हैं, राइट? तो यदि अपन इंस्टेंटेनियस हीट लिखना चाहें तो दैट वुड बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। यही होगा, राइट? इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो वो होगा इसका dt के साथ इंटीग्रल 0 से टाउ डिवाइडेड बाय टाउ, जो करके भी देखने की जरूरत नहीं है, अब तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि ऊपर ही सेम इंटीग्रल किया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा?
आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, या फिर वही रिजल्ट। ठीक है, ये RMS थोड़ा बड़ा लिख दिया है। सेम रिजल्ट, बात सही भी है कि एवरेज जो हीट डिसिपेट हो रही है अल्टीमेटली वही एवरेज पावर सप्लाई हो रही है, बाकी तो कोई इंडक्टर कैपेसिटर के पास कुछ रहता ही नहीं है ना, खर्च करते वो। तो वही रिजल्ट आ गया जो उधर से आ गया।